My dear species fellows, today is our second lecture of the Punjab Land Revenue Act 1967. Let's start it. हमारे पास चैप्टर वी डबल ए है, असेसमेंट का चैप्टर है ये पहला जो एमसीक्यू द फास्ट अंडर सेक्शन 5-6। सेक्शन नंबर आपको याद होने चाहिए और सेक्शन में क्या हो रहा है उसका भी आपको याद होना चाहिए। विच लैंड इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम लैंड रेवेन्यू लाइबिलिटी, कौन से लैंड रेवेन्यू एक्ट से बाहर तस्वुर किए जाते हैं तो उन पे ये एक्ट लागू नहीं होता। तो ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों ठीक है। लैंड इंक्लूडेड इन विलेज साइट और लैंड असेस्ड फॉर अर्बन प्रॉपर्टी टैक्स। मैं यहाँ पे एक बात करना चाहता हूँ डियर स्पीशीज फेलोस, वो ये है कि आप अगर बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो फॉलो करें लेक्चर को, एमसीक्यूज को फॉलो करें और अपने साथ हार्ड फॉर्म में ये लास्ट को निकाल के रखें और वहाँ पे निशानात लगाते जाएं ताकि बाद में जब रिवीजन हो रही हो तो आसानी हो जाए। और इसके साथ साथ अगर आपको इस चैनल में एमसीक्यूज का जो सेशन चल रहा है अच्छा लग रहा है तो आपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सेकंड एमसीक्यूज है, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच वेस्ट या बैरन लैंड ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन इज एग्जैम्प्ट फ्रॉम लैंड रेवेन्यू। अगर आप एक नाकारा ज़मीन को दोबारा कारामद बनाते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, तो कितने साल तक लैंड रेवेन्यू एक्ट उससे वो मुआवरा होगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है, 6 साल। 6 साल तक वहाँ से वहाँ जो है खेती बाड़ी करते रहे, लैंड रेवेन्यू एक्ट लागू नहीं होगा। थर्ड एमसीक्यू है, विच सेक्शन introduces the exemption of land revenue for small land owner। जिस तरह के हमारे पास 2.5 एकड़ के इरीगेटेड लैंड ओनर्स हो गए, ये ज़मीन के उन्होंने एक हमें हद बताई है, तो किस सेक्शन के तहत जो है वो ये होता है। तो सेक्शन नंबर 5-6A, ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास, ये सही है। दोबारा पढ़ते हुए, सेक्शन इंट्रोड्यूस द एग्जेम्पशन ऑफ लैंड रेवेन्यूज फॉर स्मॉल लैंड ओनर्स, वो सेक्शन 5-6A है, एग्जाम्प्ट हो जाते हैं ये लैंड रेवेन्यू से। फोर्थ है हमारे पास, द बेसिस फॉर लैंड रेवेन्यू असेसमेंट अंडर सेक्शन 5-7 इज, तो हमारे पास जवाब आ रहा है बी। तो ये हमारे पास एवरेज मनी वैल्यू ऑफ ग्रास प्रोड्यूस, तो एवरेज जो ग्रास प्रोडक्शन होती है ना उसकी जो एवरेज मनी वैल्यू बनती है ना, एवरेज मनी वैल्यू वो बेसिस होती है लैंड रेवेन्यू असेसमेंट के लिए। ये सेक्शन नंबर 5-7 में बता, सेक्शन का पता होना चाहिए और सेक्शन में क्या हो रहा है उसका पता होना चाहिए। हमारे पास 5 है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लैंड रेवेन्यू असेसमेंट एज पर सेक्शन 5-8। तो ये हमारे पास जवाब आता है ए, 1/4 ऑफ द नेट एसेट। ये मैक्सिमम लिमिट है लैंड रेवेन्यू का। नेट एसेट का जो 1/4 बनता है वही होगा पर सेक्शन के तहत, 5-8 सेक्शन के तहत। हु सैंक्शंस द जनरल रीअसेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर सेक्शन 5-9, तो ये कौन करेगा। तो ये हमारे पास जवाब आता है सी, तो सी में है गवर्नमेंट, तो ये गवर्नमेंट रीअसेसमेंट कर सकता है। हमारे पास सातवां है अंडर सेक्शन 6(1), द एवरेज रेट ऑफ असेसमेंट इन एन असेसमेंट सर्कल कैन नॉट एक्सीड द प्रीवियस रेट बाय मोर देन 25%। मोर देन 25%। एवरेज रेट ऑफ असेसमेंट जो प्रीवियस रेट है उससे 25% से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा अंडर सेक्शन 6(1). तो 8वें नंबर पे, लैंड ओनर कैन अप्लाई फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ असेसमेंट विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ इट्स अनाउंसमेंट। तो ये 30 डेज होगा, 30 डेज। नामा है, हु कन्फर्म द फाइनल असेसमेंट अंडर सेक्शन 6(3), तो वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कन्फर्म करेगी फाइनल असेसमेंट को। 10वां है, द ड्यूरेशन फॉर विच एन असेसमेंट रिमेन्स इन फोर्स इज टिपिकली, जो ड्यूरेशन होगी एक असेसमेंट फोर्स रहेगा वो 25 साल है, ठीक है। 11वां है, अंडर सेक्शन 70A, अ लैंड ओनर विद 12.5 acres ऑफ इरीगेटेड लैंड इज लायबल फॉर 100% इंक्रीज ऑफ लैंड रेवेन्यू। सेक्शन 70 हमें ये बता रहा है कि एक लैंड ओनर है जिसके पास 12.5 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन है, इतनी है, वो भी इरीगेटेड लैंड की बात हो रही है, तो लैंड रेवेन्यू में जितना इजाफा होगा 100% उस पर लागू होगा। 12वां में बताता है, हाउ इज अनइरीगेटेड लैंड कन्वर्टेड टू इरीगेटेड लैंड फॉर असेसमेंट अंडर सेक्शन 70B। 70B में ये कहता है कि अगर 2 एकड़ अनइरीगेटेड आपके पास लैंड है तो 1 एकड़ इरीगेटेड लैंड के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी है ये। 13वां सवाल है, विच सेक्शन मैंडेट्स लैंड ओनर टू रिपोर्ट इंक्रीज इन लैंड ओनरशिप टू अथॉरिटाइज। तो ये सेक्शन नंबर 70C है, ऑप्शन नंबर बी है 70C, ठीक है जी।
14वां सवाल है एन एप्लीकेशन फॉर रिवीजन ऑफ लैंड रेवेन्यू कैटेगराइजेशन अंडर सेक्शन 70D इज मेड टू किसकी तरफ ये भेजा जाएगा? असिस्टेंट कलेक्टर की तरफ भेजा जाएगा। चैप्टर वी ट्रिपल आई कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं करता चलूँ, वो ये है कि अगर आपको ये फाइल चाहिए तो आप हम मेरे जो हेडर में नंबर भी लिखे हुए हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिलेगा, ईमेल एड्रेस मिलेगा और इसके साथ साथ आप जो थंबनेल देखेंगे वहाँ पे भी आपको ये चीज़ें मिल सकती हैं, आप ये फाइल ले सकते हैं। 15वां सवाल है हु इज प्राइमरी लायबल फॉर लैंड रेवेन्यू पेमेंट अंडर सेक्शन 7(4), तो वो लैंड ऑनर है। 16वां सवाल है फर्स्ट चार्ज ऑन रेंट प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग इज फॉर लैंड रेवेन्यू। ठीक है जी। 17वां सवाल है विच प्रोसेस इज नॉट यूज्ड फॉर रिकवरिंग एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, तो ये इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल सी जो है ये प्रोसेस इस्तेमाल नहीं होता। ट्रायल के बगैर इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा। अंडर सेक्शन 8(2) a defaulter can be arrested after how many days of notice of demand? 20 दिन अगर हो चुके हैं, नोटिस ऑफ डिमांड जा चुका है, डिफॉल्टर हाजिर नहीं हुआ तो डिफॉल्टर को अरेस्ट किया जा सकता है। 19वां है मूवेबल प्रॉपर्टी डिफॉल्टर कैन बी डिस्ट्रेन्ड एंड सोल्ड अंडर सेक्शन, तो सेक्शन नंबर 8(3) है, डिफॉल्टर की जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको बेचा जा सकता है। 20वां सवाल है जो मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अ होल्डिंग कैन बी ट्रांसफर टू रिकवर आरियर्स इज वो जी हमारे पास 15 साल का दौरानिया है, ऑप्शन नंबर सी है। 21 है अंडर सेक्शन 8(5) लैंड अटैचमेंट फॉर आरियर्स कैन नॉट एक्सीड, लैंड अटैचमेंट आरियर्स के लिए 5 साल से ज़्यादा नहीं जाएगा, एक्सीड नहीं करेगा। 22 है अनलमेंट ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 8(6) रिक्वायर अप्रूवल फ्रॉम, किससे आपको अप्रूवल की जरूरत होगी? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से। अगर आप एक असेसमेंट को अनल करना चाहते हैं अंडर सेक्शन 8(6) तो अप्रूवल आपको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से लेना पड़ेगा। 323 प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल अंडर सेक्शन 9(2) मस्ट स्पेसिफाई, कौन कौन सी चीज़ें स्पेसिफाई होनी चाहिए? डेट का पता होना चाहिए, टाइम का पता होना चाहिए, प्लेस ऑफ सेल का पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब है। 24 द परचेजर ऑफ लैंड एट सेल मस्ट डिपॉजिट व्हाट परसेंटेज ऑफ द पेड अमाउंट इमीडिएटली, जो एक लैंड को परचेज करने वाला है फौरी तौर पे वो 25% उसकी कीमत का अदा करेगा, जवाब बी है। द फुल पेमेंट फॉर परचेज लैंड मस्ट बी मेड विद इन 30 डेज, 30 दिनों में वो फुल पेमेंट करने का जिम्मेदार होगा। 26 एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड अ सेल मस्ट बी फिल्ड विद इन 30 डेज, 30 डेज के उसको 30 डेज के दौरान या और 30 डेज में फुल पेमेंट करनी है। 27 हु कन्फर्म अ सेट असाइड अ सेल अंडर सेक्शन 104, तो ये कौन करेगा जी? ये कमिश्नर करेगा, सेल को कन्फर्म कमिश्नर करेगा अंडर सेक्शन 104। 28 सरप्लस प्रोसीड्स फ्रॉम अ सेल आर पेड टू, किसको पेड किया जाएगा? डिफॉल्टर को। 29 है पेरिशेबल आर्टिकल सोल्ड अंडर सेक्शन 108 रिक्वायर, किसको क्या चाहिए होती है? इमीडिएट पेमेंट। पेरिशेबल आर्टिकल सोल्ड होते हैं 108 सेक्शन में कहता है कि इमीडिएट पेमेंट करनी पड़ेगी इनकी सारी। 30% वो जो लैंड को अगर परचेज करना चाहते हैं तो बिड जो अमाउंट होता है उसका 25% इमीडिएट देना पड़ता है, बाकी 30 दिनों के बाद देना पड़ता है। लेकिन जो पेरिशेबल आर्टिकल है 108 सेक्शन कहता है कि इमीडिएट पेमेंट कर देना चाहिए। लास्ट एमसीक्यूज है विच सेक्शन बार सिविल कोर्ट्स फ्रॉम क्वेश्चनिंग सेल्स मेड इन गुड फेथ, दिस सेक्शन 112 है, इसका ए बनता है जवाब। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी तैयारी को भरपूर तरीके से जारी रखें, कोशिश करें जुड़े रहें, अटैच रहें। अगर आपको ये चीज़ें फ़ायदा दे रही हैं तो हमारे साथ भी जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो सके, क्योंकि पहले कभी इस तरह का टेस्ट लिया नहीं गया, तो ये फर्स्ट फॉर्म है जो हम इसको बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इसको MCQs फॉर्म में लेके आ रहे हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी नसीर।